नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की राजनीति में इन दिनों काफ़ी हलचल देखी जा रही है, जो निश्चित तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की सुगबुगाहट है। इसी को देखते हुए अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सत्ता पक्ष के पास प्रधानमंत्री मोदी के रूप में अपना एक सर्वमान्य चेहरा है, लेकिन वहीं विपक्ष में लगातार इसी बात का अभाव नजर आ रहा है, जो भाजपा की एक के बाद एक जीत में अहम पहलू साबित हो रहा है। तो एनडीए को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती सर्वमान्य चेहरे की ही है। हालांकि नीतीश कुमार इन दिनों ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके कंधे से कंधा कौन मिलाता है ये भी बात देखने वाली होगी, क्योंकि मौजूदा समय में भाजपा की स्थिति और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष को क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर एक ऐसा विकल्प जरूर तैयार करना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके। अब विकल्प की बात आई है तो सबसे पहले बात कांग्रेस की ही होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के बाद अब भी किसी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई अस्तित्व है तो वो कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस की अंतरकला ही उसे उभरने नहीं दे रही। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने एक बड़े राजनीतिक उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, तो उनकी पार्टी के सबसे पुराने नेताओं में से एक गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी। ये सिलसिला ऐसा चला कि विरोधी कांग्रेस छोड़ो पार्टी कहने लगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव और राजस्थान की सत्ता के बीच ऐसा सामंजस्य बिगड़ा कि नामांकन की घोषणा कर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोनिया गांधी से सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष के मुद्दे पर बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भले ही कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर अगर कोई गुंजाइश बनती है तो प्रधानमंत्री के रेस में वो अपने आप शामिल हो जाएगा। इसलिए ये भी जरूरी है कि कांग्रेस में कोई ऐसा सामने आए जो सभी को एक कर सके। साथ ही बहुत कुछ अध्यक्ष बनने के बाद भी निर्भर करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। कांग्रेस के बाद विकल्प के तौर पर तीसरा मोर्चा भी उभर कर आ सकता है, और इस नज़रिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि इस प्रदेश में 80 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव में 80 सीटों का मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष बिखरा हुआ है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बनकर उभरे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष में एकजुटता नजर नहीं आ रही। भले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा को चुनौती देने की लगातार बात करते हों, लेकिन वो इसमें कामयाब होते नहीं दिखते। यही कारण है कि अखिलेश यादव के प्रयोग लगातार चुनाव दर चुनाव फेल होते आए हैं। वहीं आने वाले चुनाव में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो इस गठबंधन के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीतीश से सहमति बनेगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में विधायक रविदास महरोत्रा अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग कर चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव भले ही सार्वजनिक मंच से इस बात से इनकार करते हों, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान ये बताती है कि उनमें भी इस पद को लेकर लालसा है। अब जब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है
तो बसपा की मुखिया मायावती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधानसभा में भले ही बसपा एक सीट पर सिमट गई हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बसपा के पास अभी भी 12% वोट बाकी है और इसी वोट बैंक के आधार पर बसपा के प्रवक्ता की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि मायावती तीसरे मोर्चे में तभी शामिल होंगी जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की सियासत देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ कोई किसी से अपने आप को कम नहीं मानता। ऐसे में ये दल किसी एक दल या नेता के चेहरे पर एक साथ सहमत होंगे मौजूदा हालात को देखते हुए तो नहीं लगता, और फिर राजनीति में किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब बात तीसरे मोर्चे की हो रही है तो इस समय विपक्ष के सबसे चर्चित नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाले बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जहां दावा कर रहे हैं कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तो लोग भी ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि नीतीश केंद्र की राजनीति संभालेंगे। इसको लेकर नीतीश भले अपने आप को कभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना कहते हों, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से लगातार उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वहीं अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि अब नीतीश कुमार और भाजपा के बीच की खाई काफ़ी गहरी हो गई है। यूपी बिहार के बाद चर्चा सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी लगातार भाजपा को चुनौती देती दिखी हैं और काफ़ी हद तक भाजपा को उस राज्य में निराश भी किया है। तीसरे मोर्चे के नज़रिए से महाराष्ट्र की भी भूमिका ध्यान में रखनी चाहिए। भले ही शिवसेना से शिंदे गुट अलग हो गया हो, लेकिन उद्धव के पास अभी भी बाला साहब ठाकरे की विरासत है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार राजनीति के पुराने धुरंधर माने जाते हैं, लेकिन अभी उधर से किसी तरह के पत्ते नहीं खोले गए हैं। वहीं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय फलक पर काफ़ी तेज़ी से उभरे हैं और तीसरे मोर्चे के विकल्प वाले नेताओं से उनकी मुलाकात ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं उनका भी प्रयास है कि तीसरा मोर्चा तैयार हो। तेलंगाना के बाद अगर तीसरे मोर्चे के तौर पे देखा जाए तो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देने वाले नेताओं के तौर पर अलग पहचान है। साथ ही दिल्ली और पंजाब में सफलता के बाद वो गुजरात से भी आस लगाए हुए हैं। अब ऐसे में तो संभावनाएं कम ही बनती हैं कि अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को अपना पीएम कैंडिडेट मानेंगे। वहीं कांग्रेस को तो वो पहले ही समाप्त घोषित कर चुके हैं। अब इस राजनीतिक माहौल को देखते हुए लग रहा है कि सबकी अपनी ढपली है और सबके अपने राग, लेकिन कुछ नेताओं में आपस में बात बन भी सकती है, पर ऐसा नहीं लगता कि उसका उतना असर पड़ेगा। बात फिर से वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी कि आखिर विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा कौन होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।